मताए लौहो कलम छिन गई है तो क्या गम है कि खून दिल में डुबोली हैं उंगलियां मैंने। देखिए चंद्रकांत, दो तीन बातें हैं इसमें। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने सोचा नहीं होगा कि जिस चुनाव में वे 400 पार का दावा कर रहे हैं उसमें 272 के लाले पड़ जाएंगे। और वो भी इसलिए कि जो अंदर से चुनौती पार्टी को मिल रही है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। चुनाव के शुरुआत में लग रहा था कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन उस तरह मुकाबले में पता नहीं आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। हुआ यह है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने पूरी परिपक्वता के साथ, मैच्योरिटी के साथ सीटों का बंटवारा ज्यादातर राज्यों में कर लिया। अपने मुद्दों पर वो कायम है। बीजेपी की दो परेशानियां हैं। नंबर एक, उसको इस लोकसभा चुनाव में कोई कोर इश्यू नहीं मिल पा रहा, कोई एक ऐसा मुद्दा जिस एक मुद्दे के भरोसे वो चुनावी नैया को अपनी पार लगा सके। जैसे 2019 में जो भी उसके कारण रहे हो, पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक उसके बाद जो हुई, उसके उस नाव पर सवार होकर चुनावी नदी को पार कर लिया था। लेकिन इस बार वो चाह कर भी वैसा कोई मुद्दा नहीं गरमा पा रही। राम मंदिर के मुद्दे को अब 2 महीने से ऊपर हो गए। हम और आपको भी उस वक्त लगा था 2 जनवरी के आसपास या उससे पहले और उसके अगले एक आध हफ्ते तक कि ये एक बड़ा मुद्दा होगा जो हमारे बहुसंख्यक मतदाताओं को प्रभावित करेगा और शायद राम का नाम जपते जपते चुनाव के उस पार निकल जाएगी बीजेपी। लेकिन वो मुद्दा 7-8 दिन में, 15 दिन में ढेर हो गया। अब वे चाह कर भी उसे गरमा नहीं पा रहे। जो दो चुनौतियों का मैंने जिक्र किया उसमें एक बड़ी चुनौती सामाजिक है, जिसमें से एक का जिक्र आपने किया कि क्षत्रिय समाज इतना उद्वेलित है कि गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक गंगाजली उठाई जा रही है, कस्में खाई जा रही है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। गुजरात तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है। और वहां अगर क्षत्रिय महिलाएं कहें कि वे जौहर करने जा रही हैं, जो 500-700 साल पहले जौहर हुआ करते थे, अगर वो 21वीं सदी में गुजरात जैसे राज्य में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के बोल वचन से व्यथित होकर अगर जौहर की बात कही जाने लगे तो आप सोच सकते हैं असंतोष का स्तर क्या होगा। दूसरा संतोष जो बहुत जरूरी चीज है रेखांकित करने वाली चंद्रकांत, कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से खाला का घर बना दिया है मोदी शाह ने, जिस तरह से समाज के सभी तबकों के लोग कोई भी कुछ भी ठटकर्म करके बीजेपी में शामिल हुआ जा रहा है, जो 4 दिन पहले तक बीजेपी को गरियाता था वो ससम्मान शामिल हो रहा है। वो नहीं गरियाता था जिसे स्वयं नरेंद्र मोदी 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी बताए हैं, उसे शामिल कर लें 70 घंटे के भीतर। इसके कारण से पार्टी के भीतर का जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता, जिसे पार्टी कहती है देव दुर्लभ कार्यकर्ता, जो समर्पित कार्यकर्ता है, वर्षों से काम कर रहा है, उसकी क्या वक़्त रह गई है। अब तक 408 या कुछ इससे अधिक प्रत्याशियों के नाम घोषित हुए हैं। आप पूरी फहरिस्त उठाकर देख लीजिए कि कितने लोग हैं जो कांग्रेस या दूसरे दलों से आए हुए हैं। तो कार्यकर्ताओं का असंतोष भी एक बड़ा कारण है। आप राज्यवार विस्तार से बात कर लीजिएगा आगे चरण में, तो ये सारे ऐसे कारण होंगे जिनके चलते आज बीजेपी, नरेंद्र मोदी हताश दिखाई दे रहे हैं और घूम फिरकर हिंदू मुसलमान पर आ गए। देखिए प्रज्ञा जी, मैं शुरू में कह चुका था कि बीजेपी के पास, मोदी शाह के पास मुद्दा नहीं है इस चुनाव में। हमारे देश में देखिए जितने भी चुनाव हुए, अतीत में भी आप देखेंगे तो ज्यादातर ऐसा हुआ है कि किसी एक कोर इशू पर, किसी एक बड़े मुद्दे पर चुनाव होता है, बाकी छोटे मोटे सहायक कारण बन जाते हैं, उपकारण बन जाते हैं। ये पहली बार है पिछले 10 सालों में कि मोदी जी के पास, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। और विपक्ष और जनता के पास मुद्दे हैं। रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, देश की सीमाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, कई ऐसी बातें हैं। ये हताशा है बीजेपी की और मोदी जी की कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी हुए चंद घंटे हुए, उन्होंने बिना पढ़े, बिना सुने, उसको बिना जाने सीधे आरोप लगा दिया कि मुस्लिम लीग की छाप है। बड़ी मजेदार बात प्रज्ञा जी, शैलेश सर आपने भी देखा होगा कि जेपी नड्डा ने कही मैंने कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा है। मैं उस देखा शब्द पर ही बात कर रहा हूं, उन्होंने देखा है, पढ़ा नहीं है। अगर उन्होंने पढ़ा होता, मैंने कल भी कहा था, आज मैं फिर जानना चाहता हूं, आप सब विद्वान बैठे हैं, उस घोषणा पत्र में मोदी जी या अमित शाह या जेपी नड्डा बिंदु बार बताते कि ये वाक्य, ये शब्द मुस्लिम लीग की छाप है इस पर।
अब मुस्लिम लीग तो 1906 में बनी थी, ढाका में मुस्लिम विद्वानों का एक सम्मेलन हुआ था। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक सम्मेलन हुआ और उसके बाद 1907 में कराची अधिवेशन में उसका गठन हुआ। आगा खां उसके पहले अध्यक्ष थे। लेकिन आप मुस्लिम लीग का राग अलाप रहे तो फिर आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आपके वैचारिक पुरखे और इस वक्त आपके सबसे बड़े आदर्श विनायक दामोदर सावरकर की हिंदू महासभा तो मुस्लिम लीग के साथ 3 सरकारों में शामिल थी। शैलेश सर जानते हैं 1935 में अंग्रेजों ने जो स्थानीय भारतीयों को शासन में भागीदारी दी, भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। उसके बाद विधानसभाओं के, प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव शुरू हुए। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा सिंध, बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की सरकारों में एक साथ शामिल थे। हिंदू महासभा के लोग मंत्री थे इन सरकारों में। और 1943 में सिंध की प्रांतीय विधानसभा में जब सबसे पहली बार किसी विधानसभा में, उससे पहले मांगे तो उठ चुकी थी, उस पर भी मैं आऊंगा, जब सबसे पहली बार मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र की बात कही तो उस सरकार में हिंदू महासभा के लोग मंत्री थे। सिर्फ औपचारिक जुबानी विरोध किया, किसी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं दिया। विनायक दामोदर सावरकर तो 1923 में अपनी किताब हिंदुत्व में द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित कर चुके थे। उसके बाद अहमदाबाद अधिवेशन और नागपुर के अपने अधिवेशनों में हिंदू महासभा के द्विराष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहे थे और कह रहे थे सावरकर कि इस हिंदुस्तान में 2 राष्ट्र बसते हैं, एक राष्ट्र हिंदू, एक राष्ट्र मुसलमान। जिन्ना तो बहुत बाद में 2 राष्ट्र के सिद्धांत की बात लेकर आए, 1943 में सिंध की विधानसभा में रखा गया। और सुन लीजिए आगे, जिस हिंदू महासभा का राग अलाप रहे हैं उस, क्षमा कीजिए, हिंदू महासभा मुस्लिम लीग दोनों की बात करना चाहता हूं। मुस्लिम लीग, उस मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता बाद में जिन्ना हुए। 1916 में जिन्ना उस मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने, तब तक वे कांग्रेस में थे। 1920 में जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ी। उस जिन्ना की मजार पर कौन गया मत्था टेकने, जिन्हें अपनी अभी आपने भारत रत्न दिया, लाल कृष्ण आडवाणी। जिन्ना पर किताब किसने लिखी? जसवंत सिंह ने, आपके बड़े नेता ने। अब हिंदू महासभा का भी जिक्र कर लेते हैं। विनायक दामोदर सावरकर, इनके आदर्श, इनके नए महापुरुष। नए मैं इसलिए कह रहा हूं प्रज्ञा जी, हमारे दर्शक सुन लें, विनायक दामोदर सावरकर को भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चिमटे से भी नहीं छूते थे आजादी के बाद कई दशक तक। इतनी दूर से रखते थे सावरकर से अपने आप को, क्योंकि सावरकर के ऊपर गांधी हत्याकांड का आरोप था। वो तस्वीर सामने आ जाती थी जिसमें गॉडसे के पीछे सावरकर बैठे थे। इसलिए संघ, जनता पार्टी, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी सावरकर का नाम नहीं लेते थे आजादी के कई दशक बाद तक। अब उनके नए महापुरुष हैं। सावरकर क्या कर रहे थे? सावरकर अंग्रेजों का साथ दे रहे थे आजादी की लड़ाई में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय कानपुर अधिवेशन में सावरकर अपने हिंदू महासभाई कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि मौका अच्छा है, कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, मैदान खाली है, आओ इस मैदान को भरो और अंग्रेजों की सेवा करो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सेना में भर्ती कराने के लिए, हिंदू युवकों को प्रेरित करने के लिए सावरकर सैन्य परिषदें बना रहे थे। पूरे देश में दौरे करके कह रहे थे आओ अंग्रेजों की सेना में शामिल हो। और अंतिम बात, भारतीय जनसंघ के संस्थापक प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसी बंगाल सरकार में मंत्री थे जो मुस्लिम लीग के साथ बनी हुई थी। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का दमन करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर को चिट्ठी लिख रहे थे, नोटशीट लिखकर बता रहे थे कि इस आंदोलन की कमर कैसे तोड़ी जाए, कैसे कांग्रेसियों पर दमन चलाया जाए, इसके तौर तरीके बता रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजों को। वे अगर देशभक्ति का राग अलाप में, वे अगर ये कहें कि कांग्रेस की के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है, तो पहले उन्हें आईना देखना पड़ेगा कि आजादी की लड़ाई में वे खुद कहां थे। सच्चाई तो यह है कि जिन्ना द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर चले उससे पहले तो वे आजादी की लड़ाई में शामिल ही थे, बराबर से शामिल थे, गांधी, नेहरू, पटेल सबके साथ। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बना। 1947 तक अंग्रेजों पर एक कंकड़ नहीं फेंका आरएसएस ने। शहीद आजम भगत सिंह की शहादत पर, फांसी पर श्रद्धांजलि संदेश, शोक संदेश जारी नहीं किया था संघ ने। वे अगर आज ये कहें कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है, तो उनसे सवाल तो पूछना पड़ेगा कि 1947 तक आपका पितृ संगठन
अंग्रेजों का मुखबिर, अंग्रेजों का ताबेदार, अंग्रेजों का सेवक क्यों बना हुआ था। तो इस चुनाव में उनकी हताशा ये बता रही है, प्रज्ञा जी मैं विषय पर लौटता हूं, कि हम्म। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पिछली बार वे जिन्ना की तस्वीर ले आए थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में लगी थी। वो तस्वीर हम्म। तो जाने दशकों से लगी हुई थी, लेकिन लेकिन हिंदू कोशिश मुसल बहुत कर रहे हैं हिंदू मुसलमान करने की, हर तरफ से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन काम नहीं आ रहा है। इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प है राकेश सर। मुझे नहीं लगता प्रज्ञा, अगर देश की जनता हम्म। अब भी इतनी भ्रमित है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान में पढ़कर रोजगार भूल जाएगी, पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर हो गया ये भूल जाएगी, डॉलर 83.59 पैसे का हो गया ये भूल जाएगी, गलवान घाटी में बिल्कुल। चीन घुसाया है, हमारे जाने कितने गांव के नाम चीन ने रख दिए हैं, बदल दिए हैं, अगर ये भूल जाएगी तो ऐसी जनता को उसके अच्छे दिन मुबारक। देखिए मोदी जी की जानकारी, मुझे ऐसा लग रहा है उनका सूचना तंत्र अब बहुत कमजोर हो गया। मतलब सर एक कुल मिलाकर ये है कि एक तरफ जो है बॉलिंग हो ही नहीं रही है, मोदी जी खुद ही बैट और बॉल दोनों लेके अकेले ही खेल रहे हैं फील्ड में। ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता कि विपक्षी गठबंधन की 3 बहुत बड़ी रैलियां हो चुकी हैं, पटना, मुंबई और दिल्ली। हो सकता है मोदी जी संयुक्त को जानकारी, हाँ, नहीं हो सकता मोदी जी संयुक्त को जानकारी न मिल पाई हो कि ऐसी कोई रैली हुई है, व्यस्त रहते हैं, तमाम दुनिया भर का उनके ऊपर दायित्व है, उनके संज्ञान में नहीं आ पाया होगा, इसलिए उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मोदी जी के भाषण पूरे समय कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के बयानों पर निर्भर करते हैं। वे सुबह होने के बाद इंतजार करते हैं कि राहुल गांधी कुछ बोले, उसमें कोई एक शब्द मिल जाए, शक्ति मिल जाए या आग लग जाएगी मिल जाए, कोई मुहावरा लोकोक्ति मिल जाए, तो अगले 2-3 दिन तक उस पर भाषण दे सकें। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि पिछले 1.5-2 साल से, खास तौर से राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा के बाद से भारत में राजनीति का विमर्श बदल गया है भरत जी। जी पहले बीजेपी और उसके संगठन, उसके आनुषंगिक संगठन, उसकी झूठ की फैक्ट्री, उसकी नफरत की फैक्ट्री, वो मुद्दे परोसते थे और पूरा देश, हम और आप भी, विपक्ष भी, सब उसमें जाकर खेलते थे। लेकिन अब हो ये रहा है कि कांग्रेस और विपक्ष के लोग मुद्दे परोस रहे हैं और बीजेपी को आकर उसमें चल के लड़ना पड़ रहा है। अब आप कल्पना कीजिए मुंबई की आम सभा में राहुल गांधी ने क्या कहा था, एक शक्ति से लड़ना है हमें। शक्ति का मतलब तो पावर है, ताकत है। शक्ति का मतलब कहीं से भी मीनू जी नहीं है, प्रज्ञा जी नहीं है। जब उसमें नारी शब्द जुड़ जाएगा तब ये लोग शामिल होंगे। शक्ति तो अश्व शक्ति शब्द में भी जुड़ा हुआ, हॉर्स पावर। तो क्या अश्व शक्ति शब्द का अर्थ किसी महिला से है? तो उन्होंने वो एक शब्द पकड़ लिया, उनके पूरे तंत्र में टूल किट दे दिया गया। अब सबको ये कहना है कि राहुल गांधी ने महिला का अपमान किया है। तो अगर नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि विपक्ष रैलियां नहीं कर पा रहा, वो एक नहीं है, वो उस पर मुद्दे नहीं है, मुझे लगता है ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को चलते हुए चुनाव में विपक्ष की गतिविधियों की जानकारी नहीं है। जहां तक दोनों गठबंधनों का प्रश्न है, इंडिया गठबंधन को लेकर हम और आप लोग भी सशंकित थे। पत्रकार के नाते हमें लगता था पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, सीटों का बंटवारा भी कर पाएंगे कि नहीं, इनका मिलजुल कर कोई सभा संगोष्ठी होगी कि नहीं। वो भी उन्होंने करके दिखा दिया। ज्यादा बड़े बड़े राज्यों में तो सीटों का बंटवारा भी हो गया है। अब अगर कोई हम और आपसे पूछे, कम से कम मुझसे पूछे, मैं तो बहुत साधारण पत्रकार हूं, अगर आप मुझसे ये पूछें कि एनडीए गठबंधन में कौन कौन से बड़े दल शामिल हैं, तो मैं अनायास आपको 5 पार्टियों के नाम भी नहीं बता पाऊंगा। हो सकता है मोदी जी से कोई पूछ ले, यद्यपि उनसे पूछने का तो कोई अवसर ही नहीं आएगा कभी भी कयामत तक। लेकिन अगर कोई उनसे पूछ ले कि आपके एनडीए गठबंधन में कौन कौन से बड़े दल शामिल हैं, उनके नाम बता दीजिए, वे भी नाम नहीं बता पाएंगे। तो जो बड़े दल थे जिनके साथ मिलने की बात हो रही थी, वो तो साथ छोड़ गए। बीजू जनता दल ने कह दिया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, शिरोमणि अकाली दल अकेले चुनाव लड़ रहा है। कुल मिलाकर अभी जो चरण वंदना जिन्होंने की नीतीश कुमार ने, वे उनके साथ हैं। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं मोदी जी ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि चुनाव नहीं हो रहा। और आदरणीय शैलेश जी की बात पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, उनका तजुर्बा हम लोगों से बहुत ज्यादा है। वे एकदम ठीक कह रहे हैं। जब जब इस देश में ऐसे कोई बड़े परिवर्तन हुए तो वो पार्टियों ने नहीं किए, नेताओं ने भी नहीं किए। 2004 कोई बहुत सदियों पुरानी बात नहीं है। अटल आडवाणी जैसी जोड़ी, 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रह लिए थे। फील गुड इंडिया शाइनिंग का नारा था। फुल पेज के विज्ञापन हम और आपको सबको याद होंगे उस वक्त के, कैसे कैसे विज्ञापन छपते थे। और श्रीमती सोनिया गांधी क्या सचमुच इस कद की नेता थी, क्या ऐसी जन नेता थी कि उनकी अगुवाई में यूपीए नाम का कोई ढीला ढाला गठबंधन
अटल आडवाणी की जोड़ी को बाहर कर देगा? सत्ता से 10 साल बाहर हो गए वे, तो जनता ने किया था। 2014 में भी जनता ने कोई गलत फैसला नहीं किया था। मैं हमेशा कहता हूं, उस वक्त देश के सामने जो मुद्दे थे, देश के सामने भ्रष्टाचार का भले ही सच्चा झूठा जैसा भी परिदृश्य परोसा गया था, अन्ना के आंदोलन ने, अरविंद केजरीवाल ने, बाबा रामदेव ने और हम सब लोगों ने, यद्यपि मैं उसमें शामिल नहीं था, मैं तब भी वस्तुनिष्ठ बात करता था, आज भी कर रहा हूं। मैं संपादक था नवभारत और नई दुनिया जैसे बड़े अखबारों का उस दौर में, 2014 से पहले संपादकीय लिखे हैं यूपीए सरकार के खिलाफ पहले पेज पर। लेकिन उस वक्त जनता ने ठीक फैसला किया था। अगर तब जनता ये फैसला नहीं करती तो मैं ये मानता कि जनता ने कोई परिपक्व निर्णय नहीं लिया। अंतिम बात यह है कि इस बार भी अगर जनता चाहेगी तो ही परिवर्तन होगा। किसी राहुल गांधी, किसी तेजस्वी यादव, किसी अखिलेश यादव के बस की बात नहीं है। लेकिन वे एक विपक्षी राजनीतिक दल के जो कर सकते हैं वो कर तो रहे हैं, और क्या करना चाहिए बताइए आप होते कांग्रेस के अध्यक्ष तो क्या करते? तेजस्वी यादव अगर आप होते तो आप क्या करते? रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। मोदी जी को मालूम नहीं तेजस्वी यादव ने कितनी लंबी पूरा बिहार का कौन सा संकल्प भरोसा यात्रा क्या किया था, उन्होंने कौन सी यात्रा की थी, नाम भूल रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल है सर, इस बार पिछले 2 चुनावों के मुकाबले, चाहे 2014 हो या 2019 हो, इन 2 चुनावों के मुकाबले जनता भी इस बार उतना मुखर होकर खुलकर बोल नहीं रही है। जनता भी शांत है, छुपा कर रखा हुआ है कि इस बार क्या करने वाली है। बहुत ज्यादा आशान्वित भी नहीं दिखाई देती है कि मोदी ही लाएंगे, या फिर जनता जो है मुखर होकर ये भी नहीं बोल रही है कि मोदी को नहीं लाएंगे। बहुत शांत है इस बार, क्योंकि हम लोग अपने पत्रकारों को भेज रहे हैं बिहार में और उत्तर प्रदेश में अलग अलग सीटों पर, तो वो उत्साह जनता भी नहीं दिखा रही है। तो इसे समझ में नहीं आ रहा कि इस बार करने क्या वाले हैं लोग। बड़े परिवर्तन आमतौर पर भैया खामोशी से होते हैं। 1977 का सर ने जिक्र किया, शैलेश सर ने, हम लोग भी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन उस वक्त भी जनता मुखर नहीं थी। जनता उस वक्त के जनसंघ के लोग तो जेल में थे, ज्यादातर बड़े बड़े नेता। कौन चुनाव लड़ गया? नए नए लोग चुनाव लड़ गए। लोग तो कहते थे किसी को भी लड़ा दिया जाए, मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, तो वो चुनाव जीत जाता उस वक्त जनता पार्टी के हल्दर किसान के चुनाव चिन्ह पर। तो जनता ने वो फैसला किया था। तब भी जनता मुखर की बात बता रहे हैं। हाँ, इमरजेंसी के बाद की बात बता रहा हूँ, 77 की। तब भी सारे लोग जेल से बाहर नहीं आए थे। तब भी श्रीमती इंदिरा गांधी को रिपोर्ट तो यही लोग ऐसे लोग दे रहे होंगे, उनके चाहने वाले, कि नहीं मैडम चुनाव जीत रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। वे स्वयं चुनाव हार गई थी रायबरेली से। तो इस देश की जनता आमतौर पर बड़े फैसले खामोशी से करती है। अटल बिहारी वाजपेयी को ग्वालियर में उनकी जन्मभूमि में चुनाव हरा देती है। कौन कह सकता था? मैं तो ग्वालियर का ही रहने वाला हूं, मैं खुद देखा रहा, पूरा वो चुनाव मैंने देखा है। हम में से कोई कल्पना नहीं कर सकता था अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार जाएंगे। तो इस देश में कुछ भी हो सकता है। ये चुनाव भी इस बार निर्णायक चुनाव है। हो सकता है जिन बड़े मुद्दों पर हम लोग बात करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, जनता को इतना, जब शुरू में शैलेश जी ने कहा, मैं सहमत हूं, इस समाज का सवर्ण मध्यम वर्ग संघ और बीजेपी के कब्जे में है। ये सारी बातें, ये राजपूतों का विरोध, ये सब के बावजूद बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। प्रज्ञा जी का जो मूल सवाल था सर, मैं आपसे बस उसी बात को कंप्लीट करना चाहूंगा। प्रज्ञा जी का जो मूल सवाल था, शुरू में इन्होंने पूछा कि आरएसएस की एक लिस्ट घूम रही है, वो कथित लिस्ट है, पता नहीं वो किसकी है, आरएसएस की है, भगवान जाने किसकी है। लेकिन उस लिस्ट में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 65 सीटें दी गई उस लिस्ट के भीतर, और राज्यों में जो सीटें दी गई हैं उस लिस्ट में बहुत सटीक सीटें दी गई हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो अब इस लिस्ट के ऊपर बहुत सारे लोग भरोसा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये लिस्ट जो है आरएसएस की है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं फेक है, फर्जी है, और ऐसे ही 2 झंडे ऊपर लगाकर हिंदुत्व के और भेज दी गई है। तो जो लिस्ट में दिखाई दे रहा है कि बीजेपी 214 नहीं पहुंच रही है, और जो मोदी जी के व्यवहार से इस बार दिखाई दे रहा है कि वो मुतमईन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने 3-4 दिन पहले जब वो अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात कही कि सत्ता पक्ष ने या मोदी जी ने हमको अपनी चार्जशीट खुद पकड़ा दी है, और मेरे पास उनके बॉन्ड का पूरा लेखा जोखा है। जब सरकार आएगी तब उनकी नाव जो है वो डूबेगी। उन्होंने खुलकर ये बात नहीं कही कि जब सरकार में आएंगे तब मुकदमा दर्ज करेंगे या गिरफ्तारी करवाएंगे। और एक बात और कही कि इसीलिए वो इतने घबराए हुए हैं कि वो इतना ज्यादा बेचैन है, और पहुंच वो 180 भी नहीं रहे हैं। तो क्या मोदी जी की घबराहट इसीलिए है
कि सीटें कम आ रही हैं और कांग्रेस आ गई तो बदला लेगी? देखिए, बदला कहना नहीं चाहूंगा मैं ये जरूर चाहूंगा, ये अनुमान जरूर करना चाहूंगा कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पर पिछले 10 सालों में कई ऐसे बड़े मामले हैं जिनकी जांच होनी चाहिए, जांच होगी। जांच के बाद क्या होगा, क्या कानून का डंडा चलेगा, ये डर तो निश्चित तौर पर सत्ता में बैठे लोगों को होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड अपने आप में इतना बड़ा मामला है, पीएम केयर्स फंड भी आने वाले कल में किसी ना किसी दिन खुलेगा, पेगासस का मामला है, राफेल का मामला है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं ये सारे लोग दोषी ही हों उसमें, लेकिन अगर दोषी हुए तो ये डर तो उन्हें कहीं ना कहीं सता रहा होगा कि सत्ता परिवर्तन हुआ तो तिहाड़ नाम का एक बड़ा आश्रम है दिल्ली में, हो सकता है वहां पे निवास करना पड़े। तो इस डर से इसीलिए तो नहीं मोदी जी कहते हैं कि अब की बार जब आएंगे तो बहुत परिवर्तन करेंगे, तो सब कुछ कानून बदल दे कि उनके खिलाफ कभी जांच ही नहीं हो सकती जिंदगी में। देखिए, कानून बदलने वाली बात शुरू में शायद आप में से किसी ने कहा था कि आपने कहा था भरत जी के उन्होंने, मोदी जी ने कहा हम तो इलेक्टोरल बॉन्ड लाए इसलिए थे कि लोगों को सब कुछ पता लगे। कितना बड़ा प्रचंड झूठ था। उस नियम को, उस क्षमा कीजिए, उस स्कीम को लाने के लिए संसद में सारे कानून में परिवर्तन किया गया और सारे नियम बदले गए कि किसी को न मालूम पड़े। सुप्रीम कोर्ट में आखिरी क्षणों तक एसबीआई और सरकार इस बात के लिए लड़ती रही कि पर्दे में रहने दीजिए, और फिर आप मंच से सभा में कह रहे हैं कि हम तो इसलिए लाए थे लोगों को सब कुछ पता चल जाए। आपने पर्दादारी की कोशिश आखिरी सांस तक की, लिखित में सुप्रीम कोर्ट को दिया। प्रधानमंत्री का खुद के बयान है कि जनता को आरटीआई एक्ट में कोई अधिकार नहीं है जानने का कि पार्टियों को पैसा कहां से और कितना मिला, और अब आप कह रहे हैं हम तो इसलिए लाए थे स्कीम। तो ऐसे झूठ अब धीरे धीरे खुल चुके हैं। और अंतिम बात, आपने जिस सूची की बात कही, मैं नहीं जानता कि सचमुच में संघ का कोई आंतरिक सर्वे है। हम और आप भी कर सकते हैं, मीडिया के संस्थान भी करते हैं। एक सर सर्वे वायरल हो रहा है जिसमें 214 सीटें भारतीय मैंने देखा। मैं उस सर्वे पर नहीं जाना चाहता। मैं शैलेश जी की उस बात से सहमत होना चाहता हूं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी हिंदी हार्टलैंड में एक्सट्रीम पर थी, चरम पर थी, अधिकतम पर थी। राकेश सर एक बात, उसके बाद मैं मीनू मैम से एक छोटा सा सवाल लूंगी, फिर आगे बढ़ेंगे। राकेश सर, आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस बार क्या डरी हुई है, क्या खौफ दिखाई दे रहा है? वो कॉन्फिडेंस जो 2014 के चुनाव में, 19 के चुनाव में था मोदी में, क्या वो कॉन्फिडेंस 2024 के चुनाव में है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज हम देखें, बॉडी लैंग्वेज शब्द भारत की पत्रकारिता में अटल मुशर्रफ शिखर वार्ता जो आगरा में हुई थी वहां से आया था, मैं भी संयोग से था वहां उस वक्त। तो अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज में, उनके हाव भाव में, उनके चाल में वो आत्मविश्वास नहीं दिखाई देता जो 2019 में था। यद्यपि 2019 में भी आत्मविश्वास ढहा हुआ था, बहुत गिरा हुआ था, लेकिन अचानक पुलवामा की घटना हुई और उसके बाद उन्होंने वो आत्मविश्वास हासिल किया और उस तरह से चुनाव लड़ा। मैं उसको डर तो नहीं कहूंगा, चिंता कहूंगा। चिंतित तो है बीजेपी और मोदी शाह कि अगर कुछ और हो गया तो आने वाले दिन कठिन होंगे। जी प्लीज। आईटी एक्ट में अभी जो संशोधन हुए हैं जिसको लागू करने के लिए, एक तो वो फैक्ट चेक करके पीआईबी की यूनिट बनाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर रोक लगा दी है। वो इसीलिए बनाई गई है कि आप ही लोग बचे हैं बोलने वाले, बाकी मुख्य धारा का मीडिया तो भोंपू मीडिया बन गया है। तो वो उस कानून के अंतर्गत जितने बदलाव उसमें किए गए वो इसीलिए किए गए हैं कि ये डिबेट खत्म होगी और 5 मिनट बाद आपके पास पीआईबी से नोटिस आ जाएगा कि इस डिबेट में डॉक्टर राकेश पाठक ने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं और ये उनकी अवमानना है, इस वीडियो को हटाइए। आप नहीं हटाएंगे तो यूट्यूब को नोटिस देगा पीआईबी और ये यूट्यूब पर से हट जाएगा। एक चैनल अभी बंद किया 7 दिन पहले ही सरकार ने कराया है, बोलता हिंदुस्तान। अगर 2024 में जीते तो उल्टा चश्मा को सीधा करवा देंगे ये। ठीक है सर, सीधा इन्वर्टेड कॉम, सीधा इन्वर्टेड कॉमा दबाएंगे। हम तो सड़क पर खड़े होकर भी सवाल कर लेंगे, जेल में जाकर भी सवाल करेंगे हम लोग करेंगे। हाँ, तो वो आपको वहां बैठा देंगे, आपको खाना इत्यादि मिलेगा, आप जीवित रहे, आपको भोजन। चलिए, इस बात को, महिला को अधिकार दिया हमने विरोध करने का। चलिए आज की चर्चा को प्रज्ञा, आज की चर्चा को आपने कहा कि जेल में बैठकर भी सवाल पूछेंगे, तो फैज अहमद फैज के एक शेर के साथ आज की इस बात को खत्म करते हैं। जब पाकिस्तान के हुक्मरानों ने फैज साहब को जेल में डाल दिया, उन्हें लिखने पढ़ने के लिए कागज कलम भी उनसे छीन लिए गए, मुहैया नहीं कराए जाते थे। तब उन्होंने लिखा था
मताए लौहो कलम छिन गई है तो क्या गम है। मताए लौहो कलम यानी कलम मुदक्का लिखने वाली चीज। मताए लौहो कलम छिन गई है तो क्या गम है कि खून दिल में डुबोली हैं उंगलियां मैंने। आप सब लिखने वाली चीजें भी छीन लेंगे तो अपनी उंगलियों को अपने खून में डुबोकर हम दीवार पर सच लिखेंगे। वाह, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अहम चर्चा रही आज की, और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया और तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का शुक्रिया।